अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया है तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबा दें और उसके साथ छपी घंटी को भी दबा दीजिए ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। नमस्कार दोस्तों, बैक टू स्कूल में आप सभी का स्वागत है। आज हम करने वाले हैं अपना पेडागोजी का टॉपिक नंबर 25 जो है टीचिंग मेथड्स, जिसको हम शिक्षण विधियां बोलते हैं हिंदी में। ये जो टॉपिक है ये आपका पीआरटी के साथ साथ टीजीटी पीजीटी के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है कि जो टीचिंग मेथड्स के जो क्वेश्चन आते हैं, जो टीचिंग मैथोलॉजी होती है, उसके अंदर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर आपको ये टॉपिक क्लियर नहीं है तो आप DSSB के एग्ज़ाम को क्रैक करने की सोच भी नहीं सकते। तो जो ये टॉपिक है ये मैं आपको काफ़ी अच्छी तरीके से कराने वाला हूँ। मैंने आपको पहले जब 25 टॉपिक का इंट्रोडक्शन दिया था पहली वीडियो में, तो मैंने आपको बताया था कि जो शिक्षण विधियाँ होती हैं उन्हें हम आम तौर पर दो भागों में वर्गीकृत करते हैं। पहली जो विधियाँ होती हैं वो होती है टीचर सेंटर्ड, जिसको हम शिक्षक केंद्रित विधियाँ कहते हैं। दूसरी तरह की विधियाँ होती है चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स, जिसको हम छात्र केंद्रित विधियाँ कहते हैं। दोस्तों, इन टीचिंग मेथड्स को बताने से पहले मैं आप लोगों को ये क्लियर कर देता हूँ कि टीचिंग मेथड्स में, टीचर सेंटर्ड मेथड में और चाइल्ड सेंटर्ड मेथड में फ़र्क क्या है। टीचर सेंटर्ड वो मेथड होते हैं जिसमें केंद्र बिंदु शिक्षक होता है, जिसमें सब कुछ टीचर करता है। लेकिन चाइल्ड सेंटर्ड मेथड्स में सब कुछ कार्य छात्र करता है, सिर्फ शिक्षक उसका एक मार्गदर्शक के रूप में उसका साथ देता है। और क्या बातें निकल के आई जो मैंने ऐसा बोला, तो उससे आप क्या समझे? उससे आप ये समझे कि जो टीचर सेंटर्ड मेथड होंगे उसमें शिक्षण का कार्य किया जाता है, लेकिन छात्र केंद्रित विधियों में अधिगम होता है। अधिगम का मतलब होता है बच्चा अपना पढ़ाई लिखाई, अपना अधिगम खुद करे, ज्ञान का निर्माण अपना खुद करे। लेकिन टीचर सेंटर्ड में क्लास का सारा कंट्रोल टीचर ले लेता है। बच्चे अधिगम नहीं करते बल्कि एक मूक दर्शक बनकर शिक्षण प्रक्रिया में भाग लेते हैं सक्रिय रूप से। तो ये तो बात हो गई कि टीचर सेंटर्ड विधियाँ क्या होती हैं और छात्र केंद्रित विधियाँ क्या होती हैं। बात यहीं पर सीमित नहीं होती है। टीचर सेंटर्ड मेथड भी 3 प्रकार के होते हैं और जो छात्र केंद्रित विधियाँ हैं वह 14 प्रकार की होती है। इस प्रकार से आपको 3 तो शिक्षक केंद्रित विधियाँ पढ़नी पड़ेंगी और 14 छात्र केंद्रित विधियाँ पढ़नी पड़ेंगी। और अगर आप इनको अच्छी तरीके से पढ़ लेते हैं तो उसके बाद आप टीजीटी का एग्ज़ाम दे रहे हो, पीआरटी का दे रहे हो या आप पीजीटी का दे रहे हो, मतलब तीनों जो वैकेंसीज़ हैं उनका जो पेडागोजी का सेक्शन आएगा उसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी सक्सेस रेट काफ़ी अच्छी होगी। तो चलिए दोस्तों, अपना पहला पार्ट स्टार्ट करते हैं। पहले दोस्तों मैं टॉपिक 25 में जो पहली विधि आपको पढ़ाने वाला हूँ, पहले मैं आपको सारी शिक्षक केंद्रित विधियाँ पढ़ाऊँगा। उसको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको छात्र केंद्रित विधियाँ पढ़ाऊँगा। तो देखिए दोस्तों, जो पहली शिक्षक केंद्रित विधि है, आपने देखा कि शिक्षक केंद्रित विधियाँ होगी 3: व्याख्यान विधि, व्याख्यान प्रदर्शन विधि और प्रदर्शन विधि। ये नाम मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन इन तीनों मेथड्स में समानताएं भी हैं, लेकिन ये एक दूसरे से काफ़ी भिन्न हैं। जो आज हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं व्याख्यान विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड भी बोलते हैं। मैं आज आपको इस वीडियो में सबसे पहले ये बताऊंगा कि लेक्चर मेथड क्या है, फिर मैं आपको लेक्चर मेथड की विशेषताएं बताऊंगा, फिर मैं लेक्चर मेथड की आपको सीमाएं बताऊंगा कि लिमिटेशंस क्या हैं, फिर मैं व्याख्यान विधि के लिए सुझाव बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रश्न आपको लेक्चर मेथड से पूछे जाते हैं और आप उन्हें कैसे टैकल करें। और दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद आपको लेक्चर मेथड से कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आप पक्का 101% उसको ठीक करेंगे। तो दोस्तों, आप सभी से अनुरोध यही है कि जो नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं वो सब्सक्राइब बटन को सबसे पहले नीचे जो आपके लाल कलर का बटन है उसको दबा लीजिए, क्योंकि ये सारी विधियाँ मैं आपको कराने वाला हूँ और ये आपको मेरे ख्याल से और कहीं देखने को नहीं मिलेंगी। आप पूरा यूट्यूब चेक कर सकते हैं, कहीं पे भी आपको ये बता दिया जाएगा कि
जो टीचिंग मेथोलॉजी आएगी उसके क्वेश्चंस आप करिए, लेकिन टीचिंग मेथोलॉजी पढ़ाने वाला मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है, क्योंकि जो टीचिंग मेथड्स होते हैं इनमें काफ़ी बारीक बारीक डिफरेंस होता है ना। क्योंकि आपका अगर इन सारी विधियों के बारे में एक एक के बारे में अगर आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इनमें अंतर नहीं कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन ही इस प्रकार बनाता है कि जिसके बेस क्लियर होता है वही इनके अंदर काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता है। तो आप बिल्कुल चिंता न करें, आप ये पहली वीडियो देखने के बाद जो हमारे टॉपिक 25 की है व्याख्यान विधि के बारे में कोई भी क्वेश्चन आएगा अच्छी तरीके से करेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय व्यर्थ नहीं करते हुए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहली हमारी विधि है व्याख्यान विधि, जिसको हम लेक्चर मेथड बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न होता है कि शिक्षण की सबसे पुरानी विधि कौन सी है? तो शिक्षण की सबसे पुरानी विधि है व्याख्यान विधि। सबसे पहली चीज आपको याद रखनी है, व्याख्यान विधि शिक्षण की सबसे प्राचीन विधि है। देखिए दोस्तों, व्याख्यान विधि का मतलब होता है, आपने पुराने समय में देखा होगा, जो शिक्षक होता था वो लगातार बोलता रहता था और जो उसके शिष्य होते थे वो जमीन पर बैठकर वो सारी बातें सुनते थे। मतलब ना तो उनके पास कोई कॉपी होती थी, ना ही उनके पास कोई पेन होता था। सिर्फ उनका ध्यान कहाँ रहता था? जो उनके गुरुजी बोल रहे हैं उनकी बातों में। शिक्षक क्या करता था? शिक्षक प्रभुत्व ले लेता था क्लास का। मतलब जो ये शिक्षण प्रणाली है ये प्रभुत्ववादी शिक्षण प्रणाली है। अब आपके मन में विचार उठ रहा होगा, ये प्रभुत्ववाद क्या होता है? देखिए, प्रभुत्ववादी शिक्षण प्रणाली वह प्रणाली होती है जिसमें शिक्षक का बोलबाला होता है, जिसमें सारा कंट्रोल टीचर ले लेता है, वो होती है व्याख्यान विधि, है ना। क्या चीज़ें आप इससे समझे कि सबसे प्राचीन विधि है और इसमें टीचर सारा कंट्रोल ले लेता है। प्रभुत्ववादी, अगर आपको शिक्षण विधि कहीं भी मिले तो समझ लेना वो टीचर सेंटर्ड होगी। प्रभुत्ववादी का मतलब होता है जिसमें टीचर सारा कंट्रोल ले ले, यह शिक्षक केंद्रित होती है। बता दिया ना, प्रभुत्ववादी शिक्षण विधि इसलिए होती है क्योंकि यह शिक्षक केंद्रित होती है। और देखिए, ये जो शिक्षण विधि है ये आपके मेमोरी लेवल का अधिगम कराती है। मैंने आपको जब मैंने आपको टॉपिक 23 पढ़ाया था, जब मैंने आपको बताया था कि हमारे काफ़ी अलग अलग लेवल होते हैं शिक्षण के। एक होता है हमारा मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, फिर एप्लीकेशन लेवल होता है। तो ये जो व्याख्यान विधि है, दूसरा प्रश्न इससे ये बनता है कि व्याख्यान विधि शिक्षण के कौन से स्तर पर अधिगम कराती है? तो जो व्याख्यान विधि होगी वो मेमोरी लेवल पर शिक्षण अधिगम कराती है। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल के सहारे इस चीज को क्लियर करता हूं। एक शिक्षक ना तो कोई कॉपी पेन का यूज करा रहा है, सिर्फ बोलकर ही अपने छात्रों के अंदर ज्ञान का निर्माण कर रहा है। तो बच्चे क्या करते हैं व्याख्यान विधि में? बच्चे अपने शिक्षक की बातों को, उनके समझाई गई हर एक चीज को सुनते हैं और वो उसको याद करते हैं। यानी जिस भी चीज से, जिस भी शिक्षण विधि को आप प्रयोग में लाते हैं और वो सिर्फ याद करने योग्य हो, उसमें ना कुछ लिखा जाता हो, सिर्फ उसमें याद करना हो, वो हमारे मेमोरी लेवल का शिक्षण कराती है। मतलब वो बच्चे, आपने देखा होगा कि वो बच्चे कैसे याद करते थे अपने गुरुजी की बताई हुई चीज़ों को, कैसे अपने ज्ञान को संगठित करते थे उनको याद करके। तो जहाँ पर याद करना होता है वो होता है हमारा मेमोरी लेवल्स, जिसको हम स्मृति स्तर बोलते हैं। तो तीसरी बात क्या निकल कर सामने आई कि व्याख्यान विधि हमारे मेमोरी लेवल का अधिगम कराती है। यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि कौन से लेवल का अधिगम कराती है व्याख्यान विधि? मेमोरी लेवल का। क्यों कराती है? क्योंकि इसमें सिर्फ बच्चों को याद करना होता है, लिखना नहीं होता। आगे देखते हैं। सामाजिक विषयों के शिक्षण में इसका प्रयोग सबसे अधिक होता है। देखिए, व्याख्यान विधि सबसे बेस्ट होती है आपके सामाजिक विषयों में, समाज के बारे में बताने में। देखिए, शिक्षक क्या करते थे पहले भी, आज भी करते हैं, कि अगर उनको किसी भी चीज के बारे में बताना है, मेनली अगर वो सामाजिक विषयों के बारे में बताते हैं, समाज के किसी भी चीज के बारे में बताते हैं, तो उन्हें व्याख्यान विधि का ही प्रयोग करना पड़ता है। भारत के स्कूलों में भी आजकल व्याख्यान विधि का प्रयोग अब तक हो रहा है। विदेशों में ये आपको देखने को नहीं मिलती, क्योंकि उनका जो पढ़ाई का जो सिस्टम है वो बाल केंद्रित होता है। लेकिन हमारे भारत की अगर बात करें तो हम पढ़ते तो बाल केंद्रित और शिक्षक केंद्रित दोनों हैं। सिखाया भी शिक्षकों को छात्र केंद्रित जाता है, लेकिन हम पढ़ाते हैं शिक्षक केंद्रित की तरह।
तो आप इस व्याख्यान विधि से रिलेट कर सकते हैं कि आपने आज तक जो स्कूल्स में पढ़ा है वो ज़्यादातर आपको व्याख्यान विधि के द्वारा ही बताया गया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। एक जो इसकी विशेषता और निकल कर आती है वो ये होती है कि ये पाठ्य वस्तु पर बहुत जोर देती है। मतलब पाठ्य वस्तु पर बहुत जोर देती है। इसका मतलब होता है, देखिए, अगर कोई भी शिक्षण विधि पाठ्य वस्तु पर अधिक जोर दे तो आप समझ जाना कि वो शिक्षक केंद्रित है, क्योंकि जो बाल केंद्रित विधियां होंगी वो अधिगम पर जोर देंगी। लेकिन पाठ्य वस्तु पर जोर देने का मतलब होता है कि जो शिक्षक होगा वो पाठ्यक्रम को पूरा कराने के लिए जल्दी जल्दी आप, मतलब इसमें शिक्षक क्रियाशील होगा। मतलब कौन क्रियाशील होगा? शिक्षक क्रियाशील होगा, और इसमें वो पाठ्य वस्तु को जल्दी जल्दी कवर कराने की कोशिश करेगा। एक और मैं आप लोगों को फर्क बता देता हूं, जो आपकी शिक्षक केंद्रित और बाल केंद्रित जो आपकी विधियां होती हैं। जो शिक्षक केंद्रित विधि होती है उसमें शिक्षक एक्टिव होता है और बच्चे पैसिव होते हैं। मतलब जो एक्टिव होता है, मतलब जो चुस्त रहता है, जो क्रियाशील रहता है, वो कौन रहता है? शिक्षक। शिक्षक केंद्रित विधियों में क्यों? क्योंकि उसको बोलना पड़ता है, आप लोगों को समझाना पड़ता है। लेकिन छात्र केंद्रित जो विधियां होती हैं उसमें क्रियाशील बच्चा होता है। क्यों? इसमें अधिगम करना पड़ता है, बच्चा अपना अधिगम खुद करता है। मतलब एक्टिव कौन रहेगा? बच्चा। शिक्षक कैसा रहेगा? पैसिव। तो आप ये फर्क भी आप अच्छी तरीके से समझ गए ना, कि जो शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं इनमें बच्चा पैसिव रहता है, टीचर एक्टिव रहता है। लेकिन छात्र केंद्रित विधियों में बच्चा एक्टिव रहेगा, टीचर पैसिव रहेगा, एक मोटिवेटर के रूप में ही रहेगा। ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि व्याख्यान विधि में, है ना, क्रियाशील कौन रहता है और सुस्त कौन रहता है, तो आप क्या बोलेंगे? सीधी सी बात है, आपको पता है टीचर सेंटर्ड है तो शिक्षक क्रियाशील रहेगा। क्यों? शिक्षक ही बोलेगा, समझाएगा। इसलिए इस व्याख्यान विधि में क्रियाशील शिक्षक रहता है और इसमें बच्चे श्रोता का कार्य करते हैं। मतलब जो उनका शिक्षक उनको ज्ञान देता है, मौखिक ज्ञान देता है, तो बच्चे सिर्फ उसको सुनते हैं, उसको याद करते हैं। इसलिए मेमोरी लेवल का इससे डेवलपमेंट होता है। तो दोस्तों, मैंने आपको इसकी व्याख्यान विधि के बारे में जो मेन चीजें हैं वो बता दी हैं। अब मैं थोड़ी देर में इनकी विशेषताओं की बात करूंगा कि आखिरकार ये व्याख्यान विधि टीचर सेंटर्ड है, लेकिन हम इसका प्रयोग क्यों करते हैं, इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं, इन सब के बारे में मैं आगे जो होगा अब बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं व्याख्यान विधि की विशेषताएं क्या होती है। देखिए, इससे बालकों का ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है। आपको पता है कि अगर शिक्षक आपको कुछ चीज बोलकर बता रहा है, बच्चे सिर्फ श्रोता होते हैं इसमें, तो उन्हें अपना ध्यान अपनी गुरु की बातों पर लगाना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर उनका ध्यान भटका तो उनका अधिगम, मतलब जो उनको चीज समझाई जा रही है वो अच्छी तरीके से उसे याद नहीं कर पाएंगे। तो इससे बच्चों को ध्यान केंद्रित करने की आदत पड़ती है। इससे समय की बचत होती है। मतलब व्याख्यान विधि में आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें, शिक्षक जो होता है अपने बच्चों को, अपने छात्रों को इलेबोरेट कर सकता है। पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर अधिक बल दिया जाता है। तो जो शिक्षक होता है वो एक असरकारी तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से पूरे पाठ्य वस्तु का प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने कर देता है। मतलब एक पाठ हो गया, वो बच्चों को बोलकर बताएगा, उस पाठ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन होगी वो छुपी हुई नहीं रहेगी, सारी इंफॉर्मेशन आपको टीचर देगा। तो इससे क्या हो गया, बच्चा यहाँ पर बैठा है, टीचर उसे सारी इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो ये किस चीज पर बल हुआ? ये बल हुआ पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर। मतलब कक्षा में जो भी पाठ आपको पढ़ाया जाएगा उसके प्रस्तुतिकरण, उसकी प्रेजेंटेशन पर ज्यादा जोर दिया जाता है। और जोर कौन देता है? शिक्षक। बालकों को मौलिक चिंतन की क्षमताओं के विकास का अवसर मिलता है। देखिए, जब शिक्षक अपने बच्चों को, अपने छात्रों को व्याख्यान विधि के द्वारा पढ़ाता है तो बच्चों के अंदर चिंतन क्षमताओं का विकास होता है। मतलब जब वो अपने टीचर की बातें सुनते हैं, उसके बाद वो बातें उनके मस्तिष्क को प्रभावित करती हैं और वे सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि जो हम पढ़ रहे हैं वो ठीक है या गलत है। जो भी उसे पढ़ाया गया है वो उसके बारे में चिंतन करने लगता है। बच्चा जो होता है वो जो उसने पढ़ा है
उसको अपने जीवन से रिलेट करने लगता है और उसके बारे में सोचने लगता है। तो जो व्याख्यान विधि है वो हमारे मौलिक चिंतन की क्षमताओं का विकास करती है। आगे बढ़ते हैं। जो ये व्याख्यान विधि होती है, इस व्याख्यान विधि में अध्यापक के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव पड़ता है। देखिए, जो एक अध्यापक होता है उसका जो व्यक्तित्व है, जो उसकी पर्सनैलिटी है, उसके हिसाब से ही वो एक पाठ का प्रस्तुतिकरण अच्छे तरीके से कर सकता है। हर एक अध्यापक के बस की बात नहीं होती कि वो एक किसी भी पाठ का एक अच्छा प्रस्तुतिकरण अपने छात्रों के सामने रख दे। जो एक अच्छा अध्यापक होगा, जिसका व्यक्तित्व स्ट्रांग होगा, तो उसका लेक्चर मेथड भी काफ़ी अच्छा होगा। आपने देखा होगा कि जिन भी अध्यापकों का व्यक्तित्व, जिनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी होती है, जो दृढ़ होते हैं, जिनके विचारों में स्पष्टता होती है, उनकी व्याख्यान विधि आपको हमेशा अच्छी मिलेगी। तो देखिए, अध्यापक के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव भी व्याख्यान विधि में पड़ता है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि आपको 4 विशेषताएं दे दी जाएंगी। 4 विशेषताएं किस प्रकार होंगी मैं बताऊंगा, पहले ये पूरा पढ़ लेते हैं। नवीन विषय की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इससे आप क्या समझे, बताओ क्या समझे? मैं बताता हूँ। नवीन विषय की पृष्ठभूमि प्रस्तुत करने के लिए प्रेरणा मिलती है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपको कोई नई चीज पढ़ानी है तो आप व्याख्यान विधि के द्वारा उसको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं। इससे इसका मतलब ये है, यानी कि अगर आपको नवीन विषय पढ़ाना है, कोई नई चीज पढ़ानी है जो बच्चों ने अभी तक नहीं पढ़ी है, तो इसके लिए व्याख्यान विधि सबसे बेस्ट है। अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित कर दिया जाता है। देखिए, व्याख्यान विधि की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि अन्य विषयों को भी व्याख्यान विधि के द्वारा शिक्षक जोड़ देता है। मतलब आपको साइंस का टीचर साइंस के किसी प्रयोग के बारे में बता रहा है, लेकिन वो उसके बीच में मैथमेटिक्स के बारे में भी आपको बता सकता है, हिंदी के बारे में भी आपको बता सकता है। तो जो व्याख्यान विधि होती है वह अन्य विषयों के साथ सहसंबंध स्थापित कर देती है। और ये खर्चीली भी नहीं है, क्योंकि आपको पता है ना तो इसके लिए किसी उपकरण की ज़रूरत है, ना ही किसी चीज़ की ज़रूरत है। इसके लिए सिर्फ टीचर और स्टूडेंट्स की ज़रूरत है। इसके लिए तो कॉपी पेन भी नहीं चाहिए, है ना। और जो ये व्याख्यान विधि है उसको विदाउट कॉपी विदाउट पेन विधि भी कहते हैं, यानी कि ना तो आपको कॉपी की ज़रूरत होगी, ना ही आपको पेन की ज़रूरत होगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको इसकी विशेषताएं भी बता दी। अब इसमें से क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं, जैसे मैंने पहले जो यहाँ पर बताई थी इसके बारे में, तो यहाँ पर 3-4 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ऐसे ही मैं इस पर क्वेश्चन आपको बना के दिखाता हूँ जो आपसे पूछा जाता है कि इनमें से व्याख्यान विधि की विशेषताएं कौन सी नहीं है। आपको पहला दे दिया जाएगा, प्रस्तुतिकरण पर बल दिया जाता है, मौलिक चिंतन की क्षमताओं का विकास होता है, अन्य विषयों के साथ सहसंबंध होता है, और चौथा ऑप्शन आपको दे दिया जाएगा, टीचर और शिक्षक यानी शिक्षक और छात्र दोनों एक्टिव रहते हैं। तो इसकी विशेषता कौन सी नहीं है? इसकी विशेषता ये नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट दोनों एक्टिव रहते हैं। एक्टिव तो दोनों ही रहते हैं, लेकिन मेनली एक्टिव शिक्षक रहता है। जो बच्चे होते हैं वो तो सिर्फ श्रोता होते हैं, वो पैसिव रहते हैं, एक्टिव नहीं रहते हैं। एक्टिव का मतलब ये नहीं है वो सो जाते हैं, एक्टिव होने का मतलब है कि कंट्रोल कौन लेता है, चार्ज कौन लेता है। तो ये सारी जो हैं इनकी विशेषताएं मैंने आपको बता दी है। कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए, किसी भी प्रकार से मुझे बता देना, आप लोगों को अच्छी तरीके से मैं वो क्लियर कर दूंगा। कमेंट बॉक्स में बता देना मुझे। आगे देखते हैं व्याख्यान विधि की सीमाएं। ये मैं आपको सीमाएं इनकी बता देता हूं। इसमें छात्र क्रियाशील नहीं रहते हैं। मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या है? इसका मतलब होता है LIMITATIONS। मतलब इसकी लिमिटेशंस क्या है? एक लिमिटेशन जो हमने आपको बताई कि छात्र क्रियाशील नहीं रहते, एक्टिव तो बस बच्चे ही रहते हैं, क्रियाशील का मतलब होता है एक्टिव। जो इंग्लिश के बच्चे हैं वो समझ लें। और इस विधि का प्रयोग सिर्फ उच्च कक्षाओं में किया जा सकता है, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं आप उनको खेल विधि के द्वारा पढ़ा सकते हैं, और जो छोटे बच्चे होते हैं उनको हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा के द्वारा ही हम, बाल केंद्रित विधि के द्वारा ही हम पढ़ा सकते हैं। जो बाल केंद्रित विधियां हैं 14, उनके द्वारा ही हम छोटे बच्चों को पढ़ा सकते हैं। जो ये शिक्षक केंद्रित विधियां होती हैं ये उच्च कक्षाओं के लिए बेटर रहती हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों का जो मानसिक विकास है, जो बच्चों की जो कैच करने की शक्ति होती है, ज्ञान को, अपने टीचर की बात को समझने की जो शक्ति होती है, वो उस समय तक बढ़ गई होती है ना।
और देखिए जो ये व्याख्यान विधि है, ये एक इंद्रिय अनुदेशन भी इसको हम कह सकते हैं। ये चीज़ आपको लिखी नहीं हुई, मैं आपको बता देता हूँ। एक इंद्रिय अनुदेशन है ये। एक इंद्रिय अनुदेशन का मतलब होता है कि आपकी सिर्फ एक इंद्रिय ही सक्रिय रहती है, मतलब बच्चे सिर्फ सुनते हैं, है ना। लेकिन जो बाल केंद्रित विधियां होती हैं वो बहु इंद्रिय अनुदेशन कहलाती है। मतलब पढ़ते वक्त बच्चा एक से ज़्यादा इंद्रियों का प्रयोग करता है, लिखते हुए हाथ का, देखते हुए आँखों का, है ना। तो सिर्फ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे जब खुद अपने आप काम करते हैं बाल केंद्रित शिक्षा में तो बहु इंद्रिय अनुदेशन होता है, लेकिन जो व्याख्यान विधि है वो एक इंद्रिय अनुदेशन है। तो एक इसकी कमी क्या है कि सिर्फ उच्च कक्षाओं में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। तीसरी जो इसकी सीमाएं हैं वो ये है कि इसमें अध्यापक का एकाधिकार रहता है, मतलब जो कंट्रोल होता है, मतलब एक डिक्टेटर हो जाता है शिक्षक। डिक्टेटर का मतलब आप समझ गए ना, कि सब कुछ किसकी चलती है, शिक्षक की, बच्चे की कुछ नहीं चलती। तो इसमें शिक्षक का एकाधिकार हो जाता है। और देखिए यह अमनोवैज्ञानिक, मतलब मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है। देखिए मनोवैज्ञानिक विधियां कौन सी होती है, मनोवैज्ञानिक विधियां वो विधियां होती है जिसका केंद्र बिंदु बच्चा होता है। तो जो शिक्षक केंद्रित विधियां होती है वो मनोवैज्ञानिक नहीं होती। मनोवैज्ञानिक विधियां सिर्फ बाल केंद्रित विधियां ही होती हैं। आगे देखते हैं। देखिए ये शिक्षण के उद्देश्य के लिए प्रयोग में लाई जाती हैं, अधिगम के उद्देश्य के लिए नहीं। मैंने आपको बता दिया था कि इसमें शिक्षण होता है, अधिगम नहीं। तो ये किस प्रयोग में लाई जाती है, शिक्षण के लिए, अधिगम के लिए नहीं। देखिए इस विधि द्वारा शिक्षण बिंदु पर संतुलित बल नहीं दिया जाता है। प्राय अध्यापक व्याख्यान विधि में मुख्य विषय से हटकर बातें करने लगते हैं। मतलब जो व्याख्यान विधि होती है, आजकल के जो अध्यापक हैं वो पिछले जो अध्यापक होते थे उनकी तरह सटीक एक ही टॉपिक पर आपको ज्ञान नहीं देते। वो बात करेंगे दिल्ली की और पहुंच जाएंगे बात करते करते मुंबई। तो आजकल ये होने लग गया है 10 में से 9 शिक्षकों के साथ। तो इस विधि की एक गलत बात क्या भी है, एक सीमा ये भी है कि इस विधि का प्रयोग करते वक्त जो शिक्षक होते हैं वो गड़बड़ा जाते हैं, है ना। वो मुख्य जो विषय होता है जिसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं उससे हटकर बातें करने लगते हैं। आगे बढ़ते हैं। एक जो कुशल अध्यापक होगा सिर्फ वही इस विधि का प्रयोग कर सकेगा और इसके लिए विषयक वस्तु का पूर्ण ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। यह चीज आपने देखी होगी। आपको पता है ना तो टीचर के हाथ में बुक होगी, ना टीचर के हाथ में कोई सहायक सामग्री होगी, शिक्षण सामग्री होगी जिससे वो बच्चों को पढ़ा सकता है। उसे क्या करना होगा, उसे अपने विचार प्रकट करने होंगे, उसे अपना ज्ञान आपके सामने पेश करना होगा, है ना। क्योंकि जो एक शिक्षक जो बोलता है, जो जब वो व्याख्या करता है किसी भी चीज की, तो जो उसका आंतरिक ज्ञान होता है शिक्षक का, वही आप लोगों के सामने, वही एक छात्र के सामने निकलकर सामने आता है। तो इससे आप क्या समझे कि जो एक केवल कुशल और योग्य अध्यापक ही होगा वही चीजों की व्याख्या कर सकता है, वरना चीजों की व्याख्या करना सबके बस की बात नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। इस विधि द्वारा फीडबैक नहीं लिया जा सकता। अब एक वर्ड आता है फीडबैक, इसके बारे में चर्चा करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीडबैक का क्या मतलब होता है? फीडबैक का मतलब होता है कोई भी चीज जो हम कर रहे हैं वो कितनी प्रभावशाली है या नहीं है, इसका जवाब मांगना। तो देखिए जो बाल केंद्रित विधि होती है उसमें टीचर क्या करता है, बच्चे खुद काम कर रहे होते हैं, शिक्षक क्या करता है, उन्हें दूर से देखता है, उनका मूल्यांकन करता है। ठीक है, मूल्यांकन करता है और उन्हें फीडबैक कैसे मिलता है, मतलब बच्चे ने कोई काम कर रहा है तो बच्चा कोई काम ठीक कर रहा है तो शिक्षक को लगेगा कि हाँ बच्चा ठीक काम कर रहा है, तो मतलब उसको फीडबैक मिल रहा है। प्रतिपुष्टि बोलते हैं इसको, क्या कहते हैं, प्रतिपुष्टि। प्रतिपुष्टि का मतलब ये होता है, इसको प्रतिपुष्टि बोल देते हैं और पृष्ठ पोषण पर वैसे प्रतिपुष्टि ही बोला जाता है। प्रतिपुष्टि का मतलब होता है कि टीचर ने कोई चीज आपको समझाई, आपको समझ में आ गई या नहीं इस बात का पता नहीं चलता। व्याख्यान विधि में क्या होता है, टीचर ही बोलता रहता है, बच्चे सुनते रहते हैं, तो इससे बच्चों का फीडबैक शिक्षक को नहीं मिलता। तो इसकी एक सीमा ये भी हो गई कि इसके द्वारा जो फीडबैक होता है, जो प्रतिपुष्टि होती है, जो ये पता लगाना होता है कि बच्चों को समझ में आ गया है या नहीं, इसका पता नहीं लगता है।
अब इसके लिए सुझाव क्या होने चाहिए, ये सुझाव इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि व्याख्यान विधि का प्रयोग अगर करना है तो योग्य शिक्षक होने चाहिए। ऐसे शिक्षक होने चाहिए जो किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी प्रकरण या किसी भी पाठ या किसी भी टॉपिक का जो प्रस्तुतिकरण बच्चों के सामने करना हो वो काफ़ी अच्छी तरीके से कर सके। दूसरा, व्याख्यान विधि में बच्चों के मानसिक स्तर और रुचियों का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। मतलब मान लीजिए 5वीं क्लास के बच्चे हैं, अगर आप उन्हें 12th क्लास की चीज़ों के बारे में व्याख्याएं करने लग गए, उनके सामने व्याख्यान देने लग गए, इलेबोरेट करने लग गए उन चीज़ों को, तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। मतलब व्याख्यान विधि का प्रयोग अगर आप छोटे बच्चों के ऊपर करते हैं तो उनके मानसिक स्तर के अनुरूप ही आपको व्याख्यान देने पड़ेंगे। आपकी विषय वस्तु, आपका टॉपिक वही होगा जिस स्तर पर बच्चे हैं, जिस स्तर पर बच्चों का मानसिक स्तर है, उन्हीं विषयों के बारे में आप व्याख्यान विधि का प्रयोग कर सकते हैं। और बालकों के मानसिक स्तर तक पहुंचने के लिए कोई चीज़ ऐसी हो जाती है कि बच्चों को व्याख्यान विधि में समझ नहीं आती है, तो उनको अच्छी तरीके से कैसे समझाया जा सकता है कि व्याख्या करते वक्त ऐसे उदाहरण दें या व्याख्या को इतनी रुचिकर बनाएं या व्याख्या को उनके यानी छात्रों के जीवन के साथ जोड़ दें। यानी जब भी आप किसी भी व्याख्या को, किसी भी चीज़ को छात्रों के जीवन के साथ जोड़ेंगे तो उन्हें समझना आसान हो जाएगा। क्योंकि एक शिक्षक को बच्चों को जो भी उदाहरण देने चाहिए वो किस हिसाब से देने चाहिए, बच्चों के जीवन से संबंधित। अगर ये भी प्रश्न आपसे पूछा जाए कि एक शिक्षक को अपने बच्चों को उदाहरण कैसे देने चाहिए, तो आप लिखेंगे उनसे जीवन से रिलेटेड। एक और जो हम सुझाव दे सकते हैं वो ये हैं कि विकासात्मक प्रश्न पूछने चाहिए। मैंने आपको बताया कि व्याख्यान विधि में शिक्षक सिर्फ बोलता रहता है, जो बच्चे होते हैं वो सिर्फ सुनते रहते हैं। अगर इसके बीच में अगर हम प्रश्नोत्तरी को भी शामिल कर दें तो कितना अच्छा हो जाएगा। प्रश्नोत्तरी को शामिल करने से क्या होगा, बच्चों का फीडबैक मिलेगा, बच्चों की प्रतिपुष्टि मिलेगी। जो मैंने आपको बताया था, जो इसकी कमी थी वो दूर हो जाएगी। समझ गए ना आप? यानी कि अगर विकासात्मक प्रश्न होंगे तो उससे फीडबैक जो नहीं मिलती थी, इस विधि से हमें फीडबैक यानी प्रतिपुष्टि मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं। इस विधि का स्टार्ट मिडिल क्लासेस में करना चाहिए, प्राइमरी तक नहीं। ये सुझाव मैं देता हूँ आप लोगों को। जब आप सिलेक्ट होकर जाएंगे, जो पीआरटी के बच्चे हैं, तो बच्चों को खेल विधि के द्वारा सिखाइएगा, उनके सामने व्याख्यान प्रस्तुत मत करिएगा। जो मैं फिलहाल आपके सामने व्याख्यान प्रस्तुत कर रहा हूँ, देखिए व्याख्यान में इस विधि को आप व्याख्यान नहीं कह सकते हैं, ये व्याख्यान प्रदर्शन विधि है। ये तीसरी विधि है जिसका प्रयोग मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अगर मैं बुक हटा देता और कैमरा अपने फेस की तरफ रख के आपको ये सारी चीज़ें समझाता बिना पुस्तक के, तो वो हो जाती हमारी व्याख्यान विधि। लेकिन अगर मैं पुस्तक का प्रयोग करके आप लोगों को समझाता, वो हो जाती हमारी दूसरी विधि, तीसरी विधि, जिसको हम व्याख्यान प्रदर्शन विधि कहते हैं। इन सभी के बारे में आपको बताऊंगा, एक भी चीज़ नहीं होगी जो छूटेगी। चलिए आगे देखते हैं। एक चीज़ ये है कि व्याख्यान विधि में कक्षा का वातावरण जो होता है वो गंभीर हो जाता है, मतलब सीरियस हो जाता है। आपको पता है कि जब टीचर बोल रहे होते हैं तो क्लास में पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है, तो वो वातावरण कैसा हो जाता है, नीरस और गंभीर, तो बच्चे उसमें ऊबने लगते हैं। तो व्याख्यान विधि का प्रयोग करते वक्त वातावरण नीरस और गंभीर न हो, इसलिए नोट्स या पुस्तकों का या हास्य विनोद का, मतलब हंसी मजाक का प्रयोग भी थोड़ा बहुत करना चाहिए। ये नहीं कि पूरे टाइम सिर्फ बच्चों को हम व्याख्या ही कर रहे हैं बच्चों के सामने। ये प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि एक टीचर है, वो व्याख्यान विधि के समय या किसी पाठ को समझाते समय हंसी मजाक करता है, तो वो क्यों करता है? वो इसलिए करता है ताकि कक्षा का जो वातावरण नीरस और गंभीर हो गया वो थोड़ा सा हल्का हो जाए। व्याख्यान के समय विषयांतर वार्ता नहीं होनी चाहिए, क्योंकि छात्र उसका संबंध भी पाठ्य पुस्तक से कर लेते हैं। इसका मतलब है कि जब आप किसी भी चीज़ की व्याख्या बच्चों के सामने कर रही हैं तो टॉपिक से हटकर किसी भी बात को बीच में ना लाएं। अगर आप पढ़ा रहे हैं लाल किले के बारे में, अगर आप ये बता रहे हैं कि
जो लाल किला है वो क्या है। अगर आप लाल किले के बारे में पढ़ाते पढ़ाते ताजमहल पर पहुंच जाएंगे तो बच्चे सोचेंगे कि ताजमहल और वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं और वो चीज़ हमेशा उनको याद रह सकती है। तो आप क्या करें कि व्याख्यान के बीच में आप किसी भी दूसरे विषय की या किसी भी और दूसरे विषय की नहीं, किसी और चीज़ का मतलब जो है उसके अंदर नहीं घुसानी चाहिए कोई भी चीज़। मतलब जो चीज़ आपको पढ़ाई जाए, विषय वस्तु जो भी आपको पढ़ाई जाए, आप उसी पर कंसंट्रेट करें, बाहरी चीज़ों को उसके अंदर न डालें, क्योंकि बच्चे जो होते हैं उससे विचलित हो जाते हैं और आपकी व्याख्यान विधि की जो मतलब पावर होती है, जो मतलब व्याख्यान विधि का आपका जो स्तर होता है वो कम हो जाता है। व्याख्यान विधि के पश्चात छात्र पद व्यक्तिगत ध्यान हेतु ट्यूटोरियल कालांश लगाए जाने चाहिए। ट्यूटोरियल कालांश क्या होते हैं ये चीज़ मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ट्यूटोरियल कालांश का मतलब होता है, इसका पहले मैं आपको इस लाइन का मतलब बता देता हूँ कि व्याख्यान विधि के पश्चात मतलब कोई चीज़, किसी भी प्रकरण के बारे में, किसी टॉपिक के बारे में टीचर ने बच्चों के सामने व्याख्या दी, उसके बाद बच्चों को अलग से बुलाकर उनसे प्रश्न पूछने चाहिए उसी पाठ्य वस्तु से रिलेटेड, ताकि उसे पता लग जाए कि बच्चों को ये चीज़ समझ में आ गई है या नहीं। तो ट्यूटोरियल कालांश में बच्चों को बुलाकर ये उनसे जो चीज़ें पढ़ाई गई हैं उनके बारे में ही प्रश्न किए जाते हैं, ताकि पता लग जाए कि बच्चों को वो चीज़ समझ में आ गई है या नहीं। तो देखिए दोस्तों, हमारी जो पहली शिक्षक केंद्रित विधि थी जिसका नाम था व्याख्यान विधि, उसके बारे में मैंने आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें, काफ़ी क्या सारी की सारी इम्पोर्टेंट बातें आपको बता दी हैं। हमने इसमें डिस्कस किया व्याख्यान विधि क्या है, इसकी विशेषताएं क्या हैं, इसकी सीमाएं क्या हैं और इसके लिए आपके सुझाव क्या हैं। दोस्तों, ये था हमारा टॉपिक 25 का पार्ट 1, जिसमें हमने शिक्षक केंद्रित विधियों में पहली विधि जो है अपनी व्याख्यान विधि वो कंप्लीट कर ली। जो दूसरी विधि मैं आपको बताऊंगा वो विधि होगी आपकी प्रदर्शन विधि, जिसको हम डेमोन्स्ट्रेशन मेथड कहते हैं। दोस्तों, ये सारी विधियां मैं बिल्कुल ऐसे ही कराऊंगा जैसे मैंने आपकी पहली विधि व्याख्यान विधि आपको कराई है, जिसमें आपको A to Z जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको रटवाना नहीं, समझाना है मुझे आपको। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, ये जो विषय वस्तु मैंने आपको पढ़ाई है, जो ज्ञान मैंने आपको दिया है इस विधि के बारे में, सारी चीज़ें मैंने जो आपको क्लियर की है, अगर आपको ये पसंद आई हो, आपकी समझ में आई हो, तो लाइक करने से पहले कमेंट कीजिएगा मेरे कमेंट बॉक्स में कि हाँ सर हमें समझ आ गई है। और उसके साथ ही आप सब्सक्राइब बटन को भी दबा दीजिएगा। जो नए बच्चे हमसे जुड़ते हैं या आपके जो साथी हैं उनसे भी आप इस चीज़ को शेयर कीजिएगा ताकि वो भी हमसे जुड़ें। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।